इस प्लैनेट को सेरबेरस कहा जाता है। डीप स्पेस में ऐसा कुछ नहीं है जैसा दिखता है। मैं आपको यह सब समझने के लिए कुछ समय देता हूं, लेकिन आप देखते हैं कि पृथ्वी जैसा दिखता है। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। एक स्पेसशिप अननोन प्लैनेट की सतह पर उतरता है। एक एस्ट्रोनॉट एक अमेरिकी फ्लैग लेकर निकलता है और उसे इस नए प्लैनेट की मिट्टी में गाड़ता है। इसी बीच पृथ्वी पर एक आदमी अपनी सांस रोके हुए बाथटब में लेटा होता है। उसके सामने एक छोटी सी टेबल पर मेडिसिन की कई बोतलें रखी हैं। थोड़ी देर में वो आदमी उठकर मेडिसिन खाता है। पास के एक फोन की लगातार घंटी बजती रहती है। बाद में वह उठाकर तैयार होकर नाश्ता शुरू करता है। फोन फिर से बजता है, लेकिन इस बार कॉलर आईडी एक अनएक्सपेक्टेड एड्रेस डिस्प्ले करता है। बहुत लंबे समय से मृत पिता के ऑफिस से कॉल था। अचानक एडेन अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर नासा की एक फैसिलिटी की ओर जाता है। जोसेफ शार्प और रॉबर्ट मैकग्रैडी स्किल्ड पायलट हैं। जाने से पहले उसने उन्हें अपने जीवन का कार्य पृथ्वी से परे स्पेस एक्सप्लोरेशन का जिम्मा सौंपा। शार्प ने एडेन को उसके पिता से रिलेटेड बॉक्सेस का एक सेट दिखाया और उसे खोलने के लिए कहा। अंदर एक गैजेट है जिसे क्रॉफर्ड ने बनाया है, जिसे न्यूरो इनहिबिटर कहा जाता है, जिसे सबकॉन्शियस मन के नेटवर्क के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। वे बताते हैं कि क्रॉफर्ड के जाने से पहले ये इक्विपमेंट उनके पास छोड़ दिया गया था। यह सुनकर एडेन गुस्सा हो जाता है और उन पर आरोप लगाता है कि वे ऐसे बोल रहे हैं जैसे उसके पिता केवल रोटी खरीदने गए हों। वास्तव में वह मर चुके हैं और हर कोई यह जानता है, अभी भी अपने पिता के प्रति नाराजगी रखता है। एडेन याद करता है कि कैसे वह घर की तुलना में काम पर ज्यादा समय बिताता था। वह जन्मदिन चूक जाता था और अपने बेटे के साथ बहुत कम बातें करता था। इसलिए एडेन समझ नहीं पाता है कि उसे क्यों बुलाया गया है। एजेंटों ने खुलासा किया कि क्रॉफर्ड ने अपने लापता होने के बाद भी उनके मिशन को पूरा करने में उनकी मदद करना जारी रखा। इसके अलावा यह टेक्निक बेसिक रूप से विदेशी है। एडेन को आश्चर्य होता है जब वे सुझाव देते हैं कि उसके पिता अभी भी जीवित हो सकते हैं। आधिकारिक अंतिम संस्कार हुआ और उसने और उसकी मां दोनों ने ताबूत देखा। उन्होंने समझाया कि यह क्रॉफर्ड की स्थिति थी। उसे यकीन नहीं था कि वह वापस आएगा और अंतिम संस्कार का उद्देश्य उसकी अनुपस्थिति में उनकी चिंता को कम करना था। उलझन में एडेन यहां नहीं पूछता है। फिर शार्प उसे बैठने के लिए करता है और कहानी शुरू होती है। क्रॉफर्ड का पहला मिशन मंगल ग्रह पर एक क्लासिफाइड कैंपेन था। उनके सह पायलट सुसान नामक एक महिला थी। एक्सटेंसिव ट्रेनिंग के बाद वे यह जानकर शॉक हो गए कि मंगल ग्रह निर्जन था। मिशन की फेलियर देखकर सुसान ने पृथ्वी पर लौटने से इनकार कर दिया। क्रॉफर्ड हालांकि घर लौट आया। सुसान ने ग्रह पर अपनी शोध जारी रखती है, लेकिन जल्दी ही सप्लाई खत्म हो गई। उसका शरीर कभी नहीं मिला। गिल्टी फीलिंग से ओवरवेल्म्ड क्रॉफर्ड ने स्पेस प्रोब्स के लिए एक सुरक्षित मेथड पर काम करना शुरू किया। न्यूरो ब्लॉकर नासा ने खोज करने पर विचार किया, लेकिन सुसान पृथ्वी पर कोई फैमिली न होने के कारण उन्होंने इस मीटिंग के बाद रेस्क्यू टीम न भेजने का निर्णय लिया। एडन अपने साइकियाट्रिस्ट से सारी बातें करता है और याद करता है कि कैसे एक रात उसके पिता देर से घर आए और एक बच्चे के रूप में चुपचाप उसे देखते रहे। एडन को अपने पिता की एक्सप्रेशन उनके सामान्य आचरण से इतनी भिन्न याद है, मानो वे कोई अमेजिंग चीज जैसे कोई रहस्य छिपा रहे हों। यह उनकी अंतिम मुलाकात थी। केवल अब एडन को यह एहसास होता है कि उसके पिता उससे कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी बात छिपा रहे थे। नासा की बातचीत पर विचार करते हुए एडन याद करता है कि कैसे एजेंटों ने समझाया कि वर्षों तक उसके पिता एंड्रोमेडा तारामंडल में थे। हालांकि यह एक फिजिकल प्रेजेंस नहीं थी। उनकी कॉन्शियसनेस स्पेस में यात्रा करते हुए न्यूरो इनहिबिटर के भीतर निवास करती थी। उनका शरीर नासा के फैसिलिटी में तब तक रहा जब तक कि यह सड़ना शुरू नहीं हो गया। जिस पॉइंट पर इसका पता चला, उन्होंने डिटेल से समझाते हुए कहा कि ह्यूमन माइंड लाइट की स्पीड से भी तेज चलता है। क्रॉफर्ड इस बात से इंप्रेस थे कि ब्रेन किस ब्रेन से सेंसेशंस को मिलीसेकंड में कंबाइन करता है। क्रॉफर्ड ने इस कंसेप्ट को न्यूरो ब्लॉकर पर लागू किया, जिससे ग्रहों की खोज बिना शारीरिक रूप से उन तक यात्रा किए संभव हो सके। इस इक्विपमेंट का उपयोग करके उसने कॉलोनी बनाई और अदर स्पीशीज से कांटेक्ट भी किया, लेकिन अब उसकी कॉन्शियसनेस न्यूरो ब्लैकर के भीतर फंस गई है। एडेन अभी भी निश्चित नहीं है कि वे उसे यह सब क्यों बता रहे हैं। एजेंटों ने कबूल किया कि पृथ्वी ओवर पॉपुलेशन और खाने की कमी के कारण मर रही है। क्लाइमेट चेंज तेजी से हो रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर अनकंट्रोल्ड रूप से एक्सपेंशन कर रहा है। क्रॉफर्ड का मानना था कि जबकि मानवता का जन्म पृथ्वी पर हुआ था, इसका अंत किसी अन्य ग्रह पर होगा। इसीलिए उसने इन सभी वर्षों में मानव जाति के लिए एक नया घर खोजने के लिए अपना जीवन डेडिकेटेड कर दिया। क्रॉफर्ड ने अपने द्वारा इन्वेंटेड डिवाइसेस का यूज करके उनके साथ कांटेक्ट किया था।
हालांकि 3 हफ्ते पहले सभी कांटेक्ट बंद हो गए। सतत नींद की अवस्था एडेन उनमें से एक है। उसके पिता ने एक कार एसी दुर्घटना का फायदा उठाया। एडेन की उम्र 5 साल थी, जिसके कारण उसे यह याद नहीं रहता कि डॉक्टरों ने उसके साथ क्या किया था। इस दौरान क्रॉफर्ड ने एक चिप इम्प्लांटेड की ताकि एडेन एक दिन अपने ग्रह पर पहुंच सके। अब एडेन ही एकमात्र व्यक्ति है जो यह पता लगा सकता है कि रिसर्चर्स के साथ क्या हुआ। क्रॉफर्ड के सभी साथी भी चुप हो गए हैं, उनका भी यही हाल हुआ है। यहाँ तक कि न्यूरो इनहिबिटर के भीतर भी लोग मर सकते हैं। एजेंट चाहते हैं कि एडेन सच्चाई को पता लगाने के लिए NP-22 की जर्नी करे और यह निर्धारित करे कि क्या यह ग्रह मानवता के लिए एक नया घर बन सकता है। एडेन उन्हें याद दिलाता है कि वह न तो साइंटिस्ट है और न ही पायलट है, लेकिन एजेंट्स को यकीन है कि वह अपने पिता का बेटा है और मानवता को बचा सकता है। बातचीत के बाद एडेन इमेजिन करता है कि उसके पिता और सुजैन मंगल ग्रह पर एक रेयर मिनरल्स की खोज का जश्न मना रहे हैं और खाली ग्रह के डिटेल का इंस्पेक्शन कर रहे हैं। उसके आइडियाज में साइकेट्रिस्ट की आवाज इंटरप्टेड होती है, जो उसे याद दिलाती है कि वह पिछले 3 सालों से उसके पास आ रहा है और हाल ही में उसने पहली बार अपनी दवा लेना बंद किया है। वह अपने पिता के बारे में बताता है, जिसे वह पहले भूलने की कोशिश करता था। साइकेट्रिस्ट पूछता है कि वह इन सेशन से क्या हासिल करने की उम्मीद करता है। अनएक्सपेक्टेड रूप से एडेन कबूल करता है कि वह अपने दिमाग से बाहर महसूस कर रहा है, क्योंकि वह कुछ इनक्रेडिबल करने वाला है। साइकेट्रिस्ट मानता है कि उसका मतलब खुद को नुकसान पहुंचाना है, लेकिन एडेन पूरे डिटेल से बताने से इनकार कर देता है और अचानक घर से चला जाता है। क्रॉफर्ड एंड्रोमेडा सिस्टम का एक वीडियो फीड ट्रांसमिट करने में कामयाब रहा। यह पहले की सोच से कहीं अधिक बड़ा था, जो NP-22 के अंधेरे साइड में आता है। इस एरिया से एक डिस्ट्रेस सिग्नल निकलता है। यह सिग्नल केवल एडेन जांच कर सकता है। शार्प को एक और सिग्नल मिलता होता है जो पहले समझ में नहीं आया था। यह एक रोबोट का दावा करता है कि हर ब्रह्मांड में एक तानाशाह मौजूद है जो एक एक्सप्लोरर के रूप में आता है, जिसका असली इरादा अपने लोगों को नष्ट करना, गुलाम बनाना या उनका सफाया करना है। शार्प इसे एक पोटेंशियल खतरे के रूप में बताता है। उसका सुपीरियर सावधानी बरतने की सलाह देता है और जोर देता है कि एडेन को अगले दिन मिशन शुरू करने के लिए राजी किया जाए। एडेन फिर से देर से आता है। एजेंटों को डाउट है कि वह जोखिम भरे प्रपोजल पर सहमत होगा। उनके पिता द्वारा डिजाइन किया गया पोत आर्टिफिशियल ग्रेविटी सहित कई फैक्टर्स को ध्यान में रखता है। हालांकि बाहरी एयरलॉक में इसकी कमी होगी। हालांकि एडेन को वेटलेसनेस का एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, क्योंकि उन्हें सिम्युलेटर से बाहर निकलने के लिए कहा जाता है। वह VR हेडसेट हटा देता है और सफेद सूट से फेमिलियर होता है। क्रॉफर्ड सीनियर का एक और इन्वेंशन एडेन खुद को आर्म्ड देखता है, क्योंकि स्पेस में सेल्फ डिफेंस इंपॉर्टेंट है। फिर कॉस्मिक जंप आता है। एडेन अनाड़ी रूप से कूदता है और खुद को सेरबेरस नामक एक ग्रह के ऊपर पाता है। जैसा कि उसके पिता ने ऊपर से इसे बुलाया था, वह इसकी बर्फ से ढकी सतह को देखता है। एडेन उतरता है और चलना शुरू करता है। शार्प बताते हैं कि वातावरण में ऑक्सीजन के बजाय रेडॉन होता है और केवल 10 सेकंड का एक्सपोजर घातक। शार्प एडेन को इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ समय देता है, यह देखते हुए कि ऐसा कोई अन्य ग्रह मौजूद नहीं है। एडेन बर्फीले पहाड़ों के माध्यम से सेरबेरस के स्टनिंग लैंडस्केप्स और पृथ्वी से इसकी आश्चर्यजनक समानता पर अमेज्ड होता हुआ चलता है। जल्द ही वह फूलों से भरे एक मैदान में पहुंच जाता है। हालांकि यहाँ का हर पौधा मनुष्यों के लिए जानलेवा जहरीला है। अचानक एडेन खुद को एक एस्केलेटर पर पाता है। ये एक डाउट है कि वह सिमुलेशन छोड़ रहा है, अन्यथा वे हमेशा के लिए फंस सकता है। एडेन सिमुलेशन से बाहर निकलता है और सीखता है कि पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम क्रॉफर्ड ने बनाया गया था और यह उसके ब्रेन के काम का एक प्रोडक्ट है। लेकिन अगली बार यह रियल होगा। जब एडेन NP-22 पर आता है तो उसे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि वह लोगों द्वारा यादों से बनाए गए प्रोजेक्शंस के साथ बातचीत न करे। वे उसे देख या छू नहीं सकते हैं, हालांकि वह उन्हें देख सकता है। एडेन उसकी स्टेट ऑफ माइंड एक नए ट्रीटमेंट का सुझाव देती है। हालांकि वह अचानक से अधिक जनसंख्या के बारे में बात करना शुरू कर देता है और कैसे उसके पिता प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला था। यहाँ जो कुछ भी वह कहता है वह जल्द ही खत्म हो जाएगा। घर में एक नया जीवन शुरू होगा। एडेन अपनी गोलियां सिंक में डालता है और उन्हें फ्लश कर देता है। बाद में वह नासा के ऑफिस में जाता है और अपने पिता की यादों को फिर से देखने के लिए न्यूरो इनहिबिटर का यूज करने की परमिशन मांगता है। कुछ बहस के बाद वह खुद को एक कमरे में पाता है जहां युवा एडेन कार्टून देख रहा होता है, जबकि उसके पिता काम से लौटते हैं। लड़का बड़े एडेन को अपने पिता के साथ अकेला छोड़कर भाग जाता है। अचानक क्रॉफर्ड उसे सीधे एड्रेस करता है और उससे डरने के लिए नहीं कहता है। वह इमेजिनेशन से परे ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करता है। वेपन्स ह्यूमैनिटी कभी भी ऐसे एग्जिस्टेंस में नहीं बना सकती। जोर देकर कहते हैं
कि एडन को दूसरों की मदद करने के लिए कुछ नोटेबल वर्क्स करने के लिए फिक्स्ड किया गया है। क्रॉफर्ड अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने का वादा करता है और अपने द्वारा बनाए गए डिफेंस एडवांस वेपन्स और जहाजों की सिस्टम्स का वर्णन करता है। वह बताता है कि कैसे उसने उन दुश्मनों पर नजर रखी जो मानवता को इनसिग्निफिकेंट क्रीचर मानते हैं। वह बताता है कि समय मौजूद है और मनुष्य इसे नहीं देख सकते, तब भी उनके दुश्मनों द्वारा इसे देखा जा सकता है। क्रॉफर्ड बताते हैं कि एक हाईली एडवांस स्पीशीज NP-22 पर पहुंची, एक ऐसी स्पीशीज जिसके लिए एंड्रोमेडा घर है। वे नहीं चाहते कि मानवता वहां बस जाए। क्रॉफर्ड अचानक बात करना बंद कर देता है और एडन को यह जाने बिना सिमुलेशन से बाहर निकाल दिया जाता है कि ग्रह पर क्या हुआ था। मैकग्रैडी उसे वापस ले आता है। रियलिटी से फेमिलियर होने पर पता चलता है कि क्रॉफर्ड ने गायब होने के बाद अपने बीकन को रीप्रोग्राम कर दिया था, जिससे उसका पता नहीं चल पा रहा था। एडन एक बार फिर अपने साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है और दावा करता है कि उसे नहीं पता कि ह्यूमन ब्रेन क्या करने में केपेबल है। उसकी प्रॉब्लम्स वह जोर देकर कहता है कि वे इनसिग्निफिकेंट हैं, इसलिए वह जोखिम लेने को तैयार है। साइकाइट्रिस्ट उसे अगले दिन बेस्ट विशेस देता है। एडन NP-22 के लिए अपने मिशन पर निकलता है। वह ग्रह पर उड़ता है और कॉलोनी और उसके निवासियों के प्रोजेक्शंस को देखता है। स्ट्रक्चर्स बरकरार हैं, यह दर्शाता है कि हमला अभी तक नहीं हुआ है। अचानक प्रोजेक्शंस में से एक उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन यह स्पष्ट हो जाता है कि लॉन्च एडन को नहीं देख सकता है। एजेंट उसे ग्रीन हाउस की फोटोज लेने और फिर छोड़ने का इंस्ट्रक्शन देते हैं। इस दौरान सेंसर खराब हो जाते हैं और एडन ह्यूमैनिटी को वहां ट्रांसफर करने के लिए वे ह्यूमैनिटी के चले जाने तक बार बार हमला करेंगे। एडन कबूल करता है कि उसने अपने पिता से बात की थी, जिन्होंने उसे दूसरे ग्रह की खोज करने की चेतावनी दी थी। ह्यूमैनिटी के पास दो ऑप्शन हैं, दूसरा घर ढूंढें या NP-22 की रक्षा करें। एडन को हमले को रोकने का मौका दिया जाता है। वह NP-22 पर लौटता है, लेकिन ग्रह और खुद को बचाने के लिए उसे बिना किसी नुकसान के वापस लौटना होगा। मिशन फेल्ड हो जाता है। एक अटैक बहुत तेजी से होता है, कुछ कनेक्शन को इंटरप्टेड हो जाता है और एडन को घेर लिया जाता है और मार दिया जाता है। उसका शरीर बेजान और कॉन्शियसनेस से रहित दूर के ग्रह पर रहता है। नासा एडन की मौत को झूठा साबित करता है, जिससे ऐसा लगता है जैसे वह अपने बाथटब में डूब गया हो। उसका साइकाइट्रिस्ट अगले सेशन में उसका इंतजार करता है, लेकिन यूजलेस में शार्प अपने सीनियर्स को घटना की रिपोर्ट करता है और NP-22 से मिले एक अनरीडेबल सिग्नल का उल्लेख करता है। वह अनुमान लगाता है खुद को फिर से बनाने और एक नया ग्रह खोजने के लिए। एडन ने बताया कि इस ग्रह में इनफ स्पेस, जीवन, रिसोर्सेज और समय है। अगर रूलिंग ह्यूमैनिटी को सैल्वेशन के योग्य समझते हैं तो वे वेट करेंगे और मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को चेक करते रहें।